आईआरसी केमिस्ट्री के अंदर हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन टोटल करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल चेक बोर्ड नंबर 1। देखिए, हम लोग आईआरसी 2 जिन भी स्टूडेंट का केमिस्ट्री है आईआरसी 2 के अंदर, उन सब स्टूडेंट के लिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग टोटल 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे। उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को किसी भी तरीके से याद करके ही एग्ज़ाम में जाना है। जो जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको डेली कंप्लीट करते जाना है। और आप लोगों के पास बहुत सारा पीडीएफ होगा, उन सब से तो अभी तक कुछ हुआ नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग जितना बताया जा रहा है उतना तो करके जाइए। पीडीएफ सिर्फ रखा का रखा ही रह जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं आईआरसी 2 केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी लिखवाया जा रहा है उन सब को याद करते चलेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग सबका आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट 1 क्वेश्चंस को, तो आप लोग भी साथ में लिखते चलिएगा। एक्सप्लेन बोहर एटॉमिक मॉडल and its limitation। एक्सप्लेन करना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल को और इसके लिमिटेशन को, या फिर इसी के जगह पे ये भी दे सकता है कि बोहर्स थ्योरी। दोनों सेम ही है, डरना नहीं है। बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन करने बोलेगा कि बोहर्स थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर सिंपली बोलेगा कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए और उसके अंदर क्या क्या कमी था उसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका आंसर को लिखते हैं और साथ में आप लोग लिखते चलिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर को हम लोग देखेंगे, राइट। आ जाइए, आंसर को एकदम सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बोहर्स एटॉमिक मॉडल और इसके लिमिटेशन को बताने के लिए बोला है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स थ्योरी क्या होता है उसके बारे में पहले बताएंगे। उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका पोस्टुलेट्स है, तो उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको एक्सप्लेन कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम पॉइंट पे जंप नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग साथ में लिखेंगे इन ऑर्डर to explain the stability of an atom आप लोग साथ में लिख रहे होंगे, राइट। इन डेट को हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1913 में बोहर्स, ये साइंटिस्ट का नाम है, बोहर्स ने क्या दिया, गेव मॉडल विद द हेल्प ऑफ, आप लोगों को दिख रहा होगा आशा करते हैं, और आप लोग साथ में लिख भी रहे होंगे, राइट। तो बोहर्स गेव मॉडल विथ द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब वर्ड को ना हाईलाइट सिर्फ कर देना है, प्लैंक्स क्वांटम, उसके बाद नंबर तो ऑटोमेटिक ही मिलेगा, थ्योरी विच इज नॉन एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले बोहर्स थ्योरी क्या होता है या फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल, दोनों सेम ही है, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर दिए।
कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम का स्टेबिलिटी के बारे में, उसके स्थिरता के बारे में बताने के लिए 1913 में बोर्स ने थ्योरी दिया। किसके मदद से दिया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हेल्प से, जिसको बोला जाता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना है, प्लैंक्स क्वांटम। इसको हाईलाइट डबल पेन से चला देना है वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में। याद रहे, रेड पेन का यूज नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों का मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। राइट, दूसरा पेन से आप लोगों को करना ब्लैक एंड ब्लू। तो प्लैंक्स क्वांटम को हाईलाइट करना है 1913, ये सबको दिखा देना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सबसे पहले इसको डिफाइन कर दिए। अब हम लोग आते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर या फिर बोर्स थ्योरी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आगे आप लोग लिखिएगा थोड़ा सा हेडिंग बना करके, द मेन पोस्टुलेट्स। जितना पॉइंट लिखवाया जाएगा सिर्फ उन्हीं सबको याद कर लेना है और डिट्टू जाके छाप देना है। postulates of Bohr's atomic theory। आर, तो जो इसका मेन पोस्टुलेट था ना, जिसके कारण इस क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है, वो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं। वो लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर दिए, उसके बाद मेन पोस्टुलेट में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। टोटल सिर्फ 5 ही पोस्टुलेट्स है और बहुत ही सिंपल सिंपल पोस्टुलेट्स है। तो पहला नंबर का पोस्टुलेट आप लोग लिखिएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को एक्सप्लेन करके। सबसे पहले आप लोग लिखते चलिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। कॉल्ड ऑर्बिट। और इसी को सेल भी बोला जाता है, SHELL। तो पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको ऑर्बिट या फिर सेल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ से यदि ये इसका न्यूक्लियस है, हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ रहता है। राइट, यहाँ से आप लोगों को सर्कुलर पाथ बना देना है, बीच में पॉजिटिव चार्ज दिखा देना है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को दिखा देना है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये n=1 होता है इसका नाम, इसका n=2 नेमिंग होता है, n=3 ये सेल को बताता है। राइट, कि पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है, तो इसको भी हम लोग दिखा देंगे, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये सब क्या है? ऑर्बिट्स। वही ऊपर में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव करता है ये सर्कुलर पाथ में, और इसी सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। सेकेंड देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को टाइम देने की ज़रूरत है, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड वन, एन इलेक्ट्रॉन हैज
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन पर्टिकुलर सेल। ये सेकेंड पोस्टुलेट है, सिंपल सा एक एक लाइन का तो है। अब आप लोग बोलेगे तो ये तो 3 लाइन का है, 3 लाइन का नहीं है, ये थोड़ा स्पेस दे के लिखा गया है, इसीलिए ये 1.5 लाइन का ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है एक पार्टिकुलर सेल के अंदर। दूसरा भी क्लियर हो गया। थर्ड पोस्टुलेट लिखते हैं, थर्ड वन, व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from one orbit to another, there is energy takes place। एनर्जी टेक्स प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप्स करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, ये इसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है वो उसका ऑर्बिट होता है, और जो ऑर्बिट बड़ा होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी, जो छोटा होता है उसके पास कम एनर्जी। तो ये सबसे छोटा वाला सर्कुलर पाथ है, इसके पास सबसे कम एनर्जी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वाले ऑर्बिट में जाता है, तो वो एनर्जी लेता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ से वो पहला वाला में जाएगा तो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ पे रिलीज करता है, सिंपल सा। ये इसका न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन अगर छोटे वाले ऑर्बिट से बड़ा वाला ऑर्बिट में जाएगा तो एब्जॉर्ब, और बड़ा वाला ऑर्बिट से छोटा वाला में जाएगा तो रिलीज करता है। तो वही लिखा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है वन ऑर्बिट टू अनदर, देयर इज एनर्जी टेक्स प्लेस। और कैसे एनर्जी टेक्स प्लेस होता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी छोड़ना पड़ेगा। रिलीज मतलब छोड़ना, एब्जॉर्ब मतलब खींचना। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट इज, देखिए, और आप लोगों को ये सब जो फिगर है ना वो आप लोगों को एग्ज़ाम में भी बनाना है। फिगर तो है ही नहीं, 4 सर्कुलर पाथ बना देना है, बीच में जोड़ कर साइन लगा देना है, एक इलेक्ट्रॉन दिखा देना है, वही तो फिगर है। देखिए फोर्थ वन में लिखिएगा आप लोग, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, exchange of energy take place discontinuous, कॉन्टीन्यूअस। इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्टीन्यूअस का अपोजिट जो लगातार है होता है उसको कॉन्टीन्यूअस, जो लगातार नहीं होता है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, मतलब छोड़ छोड़ के। in the form of a small energy packets। तो देखिए चौथा वन में क्या बोला कि द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल एनर्जी पैकेट। अ स्मॉल एनर्जी पैकेट के रूप में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करता है या तो रिलीज करता है।
जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में लेता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस चलते आता है तब लेता है, नहीं, वो छोटे छोटे फॉर्म में लेता है। यहाँ से आया छोटा छोटा फॉर्म, राइट। वही बोला गया है कि जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है वो छोटे छोटे फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी आप यहाँ से फिगर बना सकते हैं, सिंपल सा फिगर है। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और इसको मन कर रहा है कि हम ऊपर में जाते हैं, ऊपर जाने का मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट में, यहाँ तो ऊपर जाने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और नीचे आने के लिए एनर्जी छोड़ता है। तो यहाँ से जो एनर्जी लेगा ना वो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में लेगा, थोड़ा थोड़ा करके लेगा, ना कि कंटिन्यूअस। ऐसे नहीं लेगा कि ऊपर से एनर्जी एकदम पानी के जैसा आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये छोटा छोटा फॉर्म में होगा। फोर्थ पॉइंट भी क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ से लिखिए फिफ्थ वन, इलेक्ट्रॉन कैन move only in that orbit in which its एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये जानने का ज़रूरत नहीं हम लोगों को, सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में घूमेगा। और ऑर्बिट का मतलब कुछ नहीं, ये जो गोल वाला चक्का बनाया गया है इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम is a whole number मल्टीपल, ये मल्टीपल लिखा गया, मल्टीपल ऑफ h/2π, राइट। तो इसमें बोला क्या गया है ना कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो होल नंबर का मल्टीपल होगा h/2π के। तो h/2π का होल नंबर में अगर मल्टीपल होगा मतलब गुना होगा, उसी में इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव करे। तो इसको हम लोग ऊपर से क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, होल नंबर का मतलब क्या होता है, होल नंबर को हम लोग यहाँ n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर से ही लिख रहे हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं लिखा जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, यहाँ से है, इज का मतलब इक्वल टू ए होल नंबर, होल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टीपल है किसका, h/2π। तो लिख दिए h/2π। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, एंगुलर मोमेंटम को ना mvr के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को mvr के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की जगह पे mvr और यहाँ से n गुना में h/2π, सिंपल सा। अब ये फॉर्मूला निकल गया। अब ये याद रखना नहीं है, यहीं से अगर ये आपको याद है तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। किसी को अगर दिक्कत लग रहा है तो सिर्फ यहीं तक याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ इसमें 5 पोस्टुलेट था बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब इसका हम लोग लिमिटेशन देखते हैं, क्योंकि लिमिटेशन लिखेंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स हम लोगों को मिलने वाला है। तो इसका भी बहुत सिंपल सा लिमिटेशन है, एक लाइन का है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और आप लोगों को इसको याद कर लेना है, साथ में लिख रहे होंगे, ये हम आशा करते हैं। तो चलिए इसका लिमिटेशन देखते हैं। लिखिए लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ
बोहर्स थ्योरी या फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल, दोनों सेम ही है। तो बोर्स ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसमें क्या क्या कमी था वही बोलता है लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन में लिखिएगा, द फर्स्ट वन, बोहर्स थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम। जिसका मतलब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इसका थ्योरी था ना वो अप्लीकेबल था किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के जैसा जो भी एटम होता है उसके लिए। तो पहला क्लियर हो गया कि बोर्स थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा। दूसरा सेकेंड वन, बोहर्स थ्योरी, सब में स्टार्ट करना है, बोहर्स थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। ये दो इफेक्ट था जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कौन, बोहर्स। तो पहला क्या है कि इसका जो थ्योरी था वो अप्लीकेबल था सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। बोहर्स थ्योरी फेल्ड हो गया जीमेन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। तो जीमेन के साथ यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिएगा, स्टार्क इफेक्ट को भी हाईलाइट कर दीजिएगा। ये क्या होता है ये जानना नहीं है। थर्ड पॉइंट, बोहर्स थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्या, फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। पहला हाइड्रोजन लाइक एटम, दूसरा जीमेन एंड स्टार्क इफेक्ट, तीसरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फाइन स्पेक्ट्रम को, चौथा जितना पॉइंट याद रहता है याद रखना है, लेकिन एटलीस्ट 5 पॉइंट तो याद रख के ही जाना होगा आप लोगों को अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। फोर्थ देखिए, बोहर्स थ्योरी या फिर यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट्स, वो विरोध करता था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ना, ये क्या होता है इसका भी एक क्वेश्चन है, उसको देखेंगे, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता था किसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। और फिफ्थ वन में देखते हैं, बोहर्स मॉडल या फिर थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोर्स थ्योरी था ना वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने में असक्षम था। हम लोग यहाँ पे 5 सिंपल सा पॉइंट देखें लिमिटेशन में। पहला क्या था, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। दूसरा जीमेन एंड स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गया था। तीसरा क्या था, कैनॉट एक्सप्लेन, फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था और वो विरोध करता था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना, किसको कॉन्ट्राडिक्ट करता था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका, फाइन स्पेक्ट्रम को। क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका, स्टार्क एंड जीमेन इफेक्ट को। किसके लिए वैलिड था,
हाइड्रोजन एटम के लिए। और लास्ट में था कि बोर्स मॉडल है ना, वो फेल हो गया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताने में। वो बताता था सिर्फ कि इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ पार्टिकल नेचर है, लेकिन ड्यूल नेचर के बारे में भी हम लोग सुने हैं। याद भले ही आप लोगों को नहीं हो, लेकिन आप लोग ज़रूर सुने होंगे। तो ये 5 पॉइंट इसका था लिमिटेशन में, और 5 पॉइंट उसका पोस्टुलेट में। इन 10 पॉइंट को आप लोगों को सिंपली याद कर लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।